स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के आयाम बदल रहे हैं, यानी कि जो बेस थी वो किस तरीके से बदल रही है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वो बड़े फैक्टर हैं। और खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि CII की जो सालाना समिट है वहां पर इस बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई और इसमें भाग लेते हुए RBI के गवर्नर ने कुछ अहम बिंदुओं का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है फॉर्म सेक्टर में, किस तरीके से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप नए रोल में आ रहे हैं और साथ ही सप्लाई चेन्स का तरीका या सिस्टम कैसे बदलता दिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बड़ी ताकत के तौर पर ग्रोथ में उसका मल्टीप्लायर योगदान हो सकता है या हो रहा है। और इसे हम समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ विदिशा गांगुली हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है CII से। विदिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मानी सर हैं, चेयरमैन हैं एग्रो फाउंडेशन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिशिर सिन्हा है, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत में करना चाहूंगा विदिशा जी आपसे, क्योंकि जिस फंक्शन में बात कही गई है और खास तौर पर इंडस्ट्री एक बड़ा फैक्टर होता है। सबसे पहले तो यही कि किस तरीके से जो डायनेमिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो हाल के कुछ वर्षों में और मौजूदा अगर कोरोना का ये पूरा का पूरा मैं टाइम लाइन देखूं, यहाँ पर बदलता दिख रहा है या बदलने जा रहा है। RBI गवर्नर हमारे इस सेशन पे आए थे और ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के कि ज़्यादा डायनामिक जो चेंजेस हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उन्होंने कहा कि यही काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कर सकते हैं ये सब बढ़ाने के लिए, यही डायरेक्शन में इंडियन इकोनॉमी लेने के लिए। और कोरोना के बाद में भी उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म में जो सब प्रॉब्लम्स चल रहा है वो तो उसके लिए तो रिजर्व बैंक ने काफ़ी कुछ किया है, गवर्नमेंट भी किया है और भी करेंगे। लेकिन थोड़ा उन्होंने मीडियम टर्म की बात किया कि ये डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए इकोनॉमी। यही मुझे सबसे अच्छा लगा उनके भाषण के बारे में। विरमानी सर, किस तरीके से देखते हैं आप RBI गवर्नर की उस स्पीच को और खासतौर पर जो बदलते हुए डायनेमिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के नजरिए से? देखिए, जैसे हमने आपको भी मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में पहले बताया था, जो हमारी रिसर्च थी मई में ईग्रो फाउंडेशन का पेपर, तो बेसिकली जो मैंने एम्फसाइज किया था कि इसको 3 पीरियड्स में देखना चाहिए। एक तो लॉकडाउन पीरियड था, दूसरा है ट्रांजिशन फ्रॉम लॉकडाउन टू नॉर्मलसी, और फिर नॉर्मलसी या मीडियम टर्म जिसको आप कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। तो मेरा ख्याल है कि इससे लगता है कि RBI गवर्नर और शायद गवर्नमेंट भी अब वो ये लॉकडाउन पीरियड से तो हम निकल गए हैं, ताकि अभी भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इसमें अंदर बाहर आ रही हैं और ट्रांजिशन के बीच में हैं। तो जैसे हमने भी आपको बताया था कि वी हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, जो मीडियम टर्म है। तो इससे ये रीअश्योरिंग है, हम जो बाहर से देखते हैं इन चीज़ों को, कि RBI गवर्नर क्लियरली ने इंडिकेट किया है कि वो मीडियम टर्म इश्यूज पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। सो दैट इज इंकरेजिंग दैट अगर RBI गवर्नर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कर रही होगी, दो उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है। पीछे जो रिफॉर्म्स किए थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए थे और प्रधानमंत्री ने भी एम्फसाइज किया था, उस पर भी एक्शन हो रही है। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं। जैसे मोस्ट रिसेंटली जो प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की थी उस टाइम पे, उस पे भी एक्शन लग रहा है कि हमें इंडिकेशन है कि ये कैबिनेट के लिए पेपर तैयार हो रहा है, एटसेट्रा। तो ये सब चीजें अब इमीडिएट प्रॉब्लम से मीडियम टर्म थिंकिंग, क्योंकि ये मुश्किल चीजें हैं, इसको टाइम लगता है
सोचने में, अप्रूव होने में, इम्प्लीमेंटेशन में। सो इट इज वेरी एनकरेजिंग कि आरबीआई और गवर्नमेंट इन चीजों पे अब ध्यान देना शुरू कर रही है। शिशिर, जिस तरीके से शिफ्टिंग दिख रही है, और खासतौर पर अगर लॉकडाउन से लेकर अनलॉकडाउन की जो प्रोसेस शुरू हुए हैं, और जैसा कि कहा विरमानी सर ने कि जो फोकस है वो भी पॉलिसी के लेवल पर या फिर स्टिमुलस के लेवल पर वो हमें नजर आया है। अगर मैं जो सबसे क्रूशियल सेक्टर कहा गया फार्म सेक्टर, उसकी बात भी उन्होंने कही कि किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है और ये सेक्टर कितना क्रूशियल नजर आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर मिड टर्म और अनलॉकडाउन के आगे की कहानी। बिल्कुल, देखिए कविंद्र भाई, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो आमतौर पे हम लोग एग्रीकल्चर में या कृषि में जो है वो चावल, दाल, गेहूं, इन्हीं 3-4 चीजों पे फोकस करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। हमारा जो दूसरा एरिया है एग्रीकल्चर का, फार्म सेक्टर का, जिसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं और जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान कम होता है। अगर आप आंकड़े देखें तो 2019-20 का जो हमारा फार्म ईयर है, जिसको हम लोग जुलाई से जून में काउंट करते हैं, अगर आप अनाजों की बात करेंगे तो वहां पर लगभग 30 करोड़ टन का हमारा उम्मीद है कि अनुमान है कि इतना कुछ होगा। वही हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो उसमें 32 करोड़ टन जो है वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस किए आने की बात चल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप फैक्टर देखें कि अगर हम दूध की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक हैं। आज हमारी परेशानी है कि हमारा प्रोडक्शन तो हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। बाजार बंद है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कंजम्पशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे आने वाले दिनों के लिए, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी बनाने की बात है और उस पर काफी कुछ काम चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप पिछले दिनों के 3 जो आप देखें फार्म सेक्टर के लिए जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए, चाहे वो आप जो मंडी के बाहर सामान अनाज बेचने की बात हो, या फिर जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट में जिस तरह की बाधाएं थी उसको खत्म करने की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि अब हमें एक कन्वेंशनल वे से निकल करके हमें वापस एग्रीकल्चर के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं और करते रहे हैं कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन आज अगर सिल्वर लाइन कहीं दिख रहा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो जाहिर सी बात है कि आज आपकी पॉलिसी फोकस पे एक बड़ा एरिया जो है वो हमें फार्म सेक्टर पे देना चाहिए। हम देते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी कमी रही है। ये वक्त आ गया है कि हम उस कमी को पूरा करें और फार्म सेक्टर पे हम और ज्यादा फोकस करें, और हम केवल फूड ग्रेन की बात ना करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, अलाइड एक्टिविटीज हैं, उन पर भी चर्चा करें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में देखने को मिल सकती है। मैम, जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस किया गया और नीतियों के लिहाज से या फिर पैकेज के लिहाज से, और इसका जिक्र भी आरबीआई गवर्नर ने किया है कि ये सेक्टर कितना क्रूशियल हो रहा है, क्या कुछ और आप देखते हैं कदम या रास्ते या पॉलिसी के लेवल पर जहां पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत होगी अगर इस सेक्टर को मैं कहूं कि बैकबोन के तौर पर हमें फिलहाल देखते हैं कोरोना एरा? हाँ, जैसे कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है, बाकी सेक्टरों पे भी काफी चर्चा किया है गवर्नर ने, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में। तो ये एक एरिया है जहाँ पे इंडिया आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर देखते हैं दूसरे इकोनॉमी, स्पेशली एशियन जो इकोनॉमीज है, उनका मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं, और ये सब ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है ये सब काफ़ी इंटीग्रेटेड है। जैसे कि किसी भी चीज़ ले लीजिए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जैसे कि एक गाड़ी, उसका एक पार्ट्स एक देश में मैन्युफैक्चर होता है, दूसरा पार्ट कहीं और मैन्युफैक्चर होता है, तो ये एक इंटीग्रेटेड चेन है। और इंडिया का हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है अभी ये ऐसा सप्लाई चेन में, लेकिन बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सुविधा चाहिए, पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिए हैं। और तीसरा ये है कि इंटरनेट और ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज,
ये ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ाना है, सर्विसेज को नहीं बढ़ाना है, दोनों एक साथ बढ़ाना है। और आगे के ज़माने में सब कुछ बहुत ई कॉमर्स और आईसीटी जो बता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। सो एंड इंडिया में इसका एक्सपर्टीज है, हमारा आईटी में ऑलरेडी है एक्सपर्टीज, और बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेबर भी है। तो एडवांटेजेस बहुत है। ये मौका काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज अभी चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अभी जो स्थिति है इसमें बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी सभी पूरा इन्वेस्टमेंट चाइना पे ही किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाइना से पूरा निकलना चाहते हैं, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब चाइना में भी होंगे, काफ़ी दूसरे कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी इंडिया का मौका अच्छा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट इधर लाना, और इसके लिए चाहिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी चाहिए। विरमानी सर, 2 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा क्योंकि हमने इससे पहले भी कई कार्यक्रम किए, आपका फोकस रहा है कि जो बेसिक्स थे इकोनॉमी में और खासतौर पर कोरोना के बाद जब नई अर्थव्यवस्थाएं दिखेंगी उभरती हुई, उसमें काफी कुछ बेस पैरामीटर बदलते हुए नजर आएंगे। भारत जैसे देश में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी एक की रोल था, फैक्टर हुआ करता था, अभी भी रहेगा, लेकिन अब ज्यादा पावरफुल होता दिखेगा। और दूसरा सप्लाई वैल्यू चेन्स की अगर मैं बात करूं, ये कितना क्रूशियल नजर आने वाला है और भारत के इकोनॉमी के लिहाज से यहाँ पर कितना पोटेंशियल। तो इसमें मैं एक और एस्पेक्ट जो प्रधानमंत्री ने कई बार मेंशन किया है, आत्मनिर्भर या ग्लोबल टू लोकल की बात होती है। तो मैडम ने थोड़ा बताया है, लेट मी पुट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब हम सप्लाई चेन्स की बात करते हैं तो ये दोनों तरफ काम करती हैं। तो नॉर्मली व्हेन लेट्स से पिछले 10, 20, 30 साल हम सोचते थे स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करना या मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज को, पर अब हम इससे डीपर सोच सकते हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी है उसको विलेज तक ले जाना। जैसे प्रधानमंत्री ने एम्फसाइज किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, देयर आर लोकल कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको हम कह सकते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज बहुत बड़ा शब्द है, पर फिर भी इट गिव्स एन आइडिया। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मैडम ने बोला, अगर जो नॉन फॉर्म रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो सर्विस है या कुछ है, अगर उसको कुछ पता नहीं कि ये डिमांड मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ, इसकी डिमांड शायद गुजरात में है या कैलिफोर्निया में है, तो फिजिकल कनेक्टिविटी डाउन टू द विलेज लेवल या जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे काम करते हैं, और इंटरनेट या कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। तो एक तो है डाउनवर्ड्स लोकल कह लीजिए, और दूसरा है एक्सपेंडिंग इट इंटरनेशनली। इश्यूज एग्जैक्टली सेम नहीं है, कनेक्टिविटी की इशू है, पर मोर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आप टैरिफ पॉलिसी कह लीजिए, एफडीआई पॉलिसी एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आ जाती हैं। पर इसको हम अगर इंटीग्रेटेड तरीके से देखें तो ये जो फियर, डर है लोगों को कि बस खाली वन वे मूवमेंट होगी, वहां से सामान आएगा और हमारे को स्वीप अवे कर जाएगा। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आत्मनिर्भर है कि हमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए अपने में कि हम अगर सही चीजें करें, हमारी पॉलिसी सही हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, और हम टेक्नोलॉजी थ्रू इंटरनेट, या एक चीज मेंशन नहीं हुई है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अभी मेज पे रख देता हूँ। बट इफ वी डू द राइट थिंग्स, अगर हम ठीक पॉलिसीज लें, ठीक एक्शन लें, तो ये टू वे मूवमेंट होता है जिससे सबको बेनिफिट होता है। तो मेरा इसका मतलब ये जो स्लोगन है, कई लोग कहते हैं ये तो स्लोगन है, इसमें कुछ है नहीं भाई, बट आई थिंक कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग डरते रहते हैं तो वो कई चीजें जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। तो मैं अगेन उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये डिटेल्स को दिखाना चाहता था, पर हमें वो पॉलिसी चेंजेस भी करने पड़ेंगे और हो रहे हैं। शिशिर ने क्वाइट करेक्टली एम्फसाइज किया कि कई एग्रीकल्चर एरियाज में हम एक्चुअली डर के रहते थे, पर अगर हम पॉजिटिव एक्शंस जो फार्म
पॉलिसी रिफॉर्म किया है, अगर वो हम कॉन्फिडेंस से लें तो ये देयर इज नो रीजन कि सब लोग बेनिफिट ना करें इससे। शिशिर, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो इकोनॉमी में दिखता है कि जब भी डायनेमिक्स चेंज होते हैं और बेस, मैं कहूँ कि कोर सेक्टर जो हैं उनको रिप्लेस करते हैं दूसरे सेक्टर, उनको सस्टेन करने के लिए किस तरीके की चैलेंज, पॉलिसी या फिर जो जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी चैलेंजेस के नजरिए से? देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं, आज देखिए बदलाव तो एक कहते हैं ना, बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा ही होगा। आज जो सेक्टर डोमिनेट करता है, कल वो सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाएगा, कोई एक नया सेक्टर आगे आएगा। उस सेक्टर के लिए हम क्या कुछ पॉलिसी ला सकते हैं या क्या कुछ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? जब हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है और जो हमारी विपत्ति है उसको हमको विकास में तब्दील करना है, ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक पॉलिसी जो है वो कल के हिसाब से है, जो आने वाला है, ना कि जो कल बीत चुका है। कल आपने बहुत कुछ अच्छा किया, आपने सर्विसेज सेक्टर के लिए बहुत अच्छा किया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा किया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा किया। कल ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपके लिए एक अच्छा काम कर सकता है? क्या उस सेक्टर में संभावना है? क्या उस सेक्टर के लिहाज से आपने नीति बनाई है? आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि हम लोग बार बार फार्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। हम लोग के एरिया में कहीं भी बहुत ज्यादा हमने रूरल टूरिज्म को बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया है, जबकि रूरल टूरिज्म एक ऐसा चीज है जहां पर, जिसको कहते हैं ना कि आपका निवेश कम से कम है और फायदा से ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा तरीके से लोगों को काम भी मिल सकता है, आपको बहुत सारे स्किलिंग की भी जो उसमें एडिशनल जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा एरिया है। इस तरह के आप अगर 5-7 एरिया, 10 एरिया की पहचान करें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं, उनके लिए एक नीति जिसको कहते हैं कि स्पष्ट तौर पर रखें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, फिर देखिए इकोनॉमी को किस तरीके से फायदा होता है। तो नए क्षेत्र की ओर बढ़ना गलत नहीं है। हम लोग हमेशा ना जोखिम में जीते हैं कि पता नहीं ये कदम उठा रहे हैं, ये गलत होगा, इससे हमको नुकसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं, विरमानी साहब भी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। जोखिम नहीं उठाएंगे, मुनाफा नहीं मिलने वाला है। तो हमको जोखिम उठाना होगा और ये एक मौका है, हम उन जोखिम को नए सिरे से परिभाषित कर सकें। लेकिन विरमानी सर, जब जोखिम का जिक्र किया शिशिर ने, स्टार्टअप को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोरोना के चलते जोखिम बड़ा हुआ और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही नेगेटिव साइड इम्पैक्ट रिपोर्ट नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी आरबीआई गवर्नर ने इनका जिक्र किया है और वो कहीं ना कहीं सीधे लिंक होते हैं फाइनेंस के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ में। इस तरीके की जो चैलेंज है, इनसे पार पाना या इनसे निपटना कितना आसान या मुश्किल, और क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, दो एस्पेक्ट्स मैं एम्फसाइज करूंगा। एक तो कनेक्टेड है जो शिशिर ने बोला कि फ्यूचर थिंकिंग, तो डिजिटल इकोनॉमी, जो ट्रेंड्स हम देख रहे थे वो एक्चुअली हमारे देश में कम थे, तो पैंडेमिक के करके अब ये सारे ट्रेंड्स बहुत एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो एक तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, उसको किस तरह एडवांटेज लेना। अब आप जियो की बात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली एज एन इकोनॉमिस्ट हम मोनोपोलीज के अगेंस्ट हैं, बट हमें पता है कि एक ये प्लेटफॉर्म जो है, जैसे फेसबुक है, अमेज़न चाइना के हैं, तो इसका फ्यूचर यही है कि 4-5 बड़े प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें सोच अपनी बदलनी पड़ेगी कि अगर इंडिया को प्लेटफॉर्म रखना है तो इट हैज टू बी वन प्लेटफॉर्म, कोई 10 नहीं होंगे, ये ह्यूज प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं। तो एक तो वो चीज है कि कैसे प्लानिंग करें टू टेक एडवांटेज एफटीएस में एक्सेट्रा, वो सारा पॉलिसी उसके अराउंड बनाना पड़ेगा। पर दूसरा जो स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म चीज बात कर रहे हैं, वो उसको इस तरह सोचना चाहिए कि लॉकडाउन में एक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी जो नॉन एसेंशियल गुड्स थे, वो तकरीबन 40% से वो तो चलते रहे, मोर और लेस 90%, 100%, कई जगह बड़े भी हैं, पर ये जो 60% इकोनॉमी थी वो बंद हो गई। तो इसमें जो भी थे, वेदर कॉर्पोरेशंस थी, हाउस होल्ड सेक्टर थे, उनके सबके प्रॉफिट बैठ गए, देयर इज नो डाउट। तो क्वेश्चन इज कि भाई स्टार्टअप को कोई खास ज्यादा हुआ था? I don't see any evidence of that. जैसे लोग कहते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर को ज्यादा अफेक्ट हुआ है या कॉर्पोरेट को हुआ है, there is no evidence, it's more sector based, क्योंकि ये सारे बंद हो गए थे।
अब हम जब ट्रांजिशन में आते हैं तो जो आपकी क्वेश्चन है वो ज्यादा रेलेवेंट बन जाता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब इन चीजों पे ध्यान दे कि जो सेक्टर्स, सब सेक्टर्स या कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स को ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है उस पे हमें करना पड़ेगा। ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये हमें लोगों को मास बैंकरप्सी से बचाना पड़ेगा, लोगों का सर्वाइवल इंश्योर करना पड़ेगा। तो इन कॉन्टेक्स्ट में मैं ये नहीं कहूंगा कि खास स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम हुई है, उनको भी प्रॉब्लम हुई है। ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप्स कई डिजिटल इकोनॉमी में है, दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी पे देख रहा था, दो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, दे वर सेइंग, एक कह रहा था 3% उनका रेवेन्यू बढ़ गया है ओवर लास्ट ईयर, और एक कह रहा था 20% बढ़ गया है। सो in fact startups are in an area of opportunity। तो इस तरह मैं कोई उसमें खास प्रॉब्लम भी नहीं है, खास एक्चुअली मोर अपॉर्चुनिटी है। पर यस, जो क्रेडिट पॉलिसी जिसको बना रहे हैं आरबीआई वाले, गवर्नमेंट जो देख रहे हैं, वो गारंटीज आई थी, उसको कैसे अडेप्ट करना है, थोड़ी ट्रांजिशन में थोड़ा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कई जगह पे उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो होपफुली, मैंने पहले कहा था कि अच्छा है कि मीडियम टर्म की सोच रहे हैं गवर्नमेंट और आरबीआई, पर ये थोड़ा सा ट्रांजिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन होंगी अभी, और उसको हम ये नहीं कह सकते अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे अपने आप। ये अनयूजुअल टाइम है पेंडेमिक के, गवर्नमेंट हेल्प जरूरी है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जहां वेरिएशन हो रही है, शायद क्रेडिट गारंटी को एक्सटेंड करना पड़े या मॉडिफाई करना पड़े, या स्टार्टअप्स को फोकस करना पड़े। अब ये डिटेल में जाके हम लोग यहाँ बैठे तो नहीं कर सकते, बट इट इज एसेंशियल दैट गवर्नमेंट एंड आरबीआई डू दैट डिटेल्ड वर्क टू मेक श्योर के कोई सब सेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो मैम, जिस तरीके से हम अलग अलग संभावनाओं की बात कर रहे हैं बदलते हुए डायनेमिक्स में, अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंडस्ट्री को और क्या चाहिए इन बदलते हुए डायनेमिक्स के बीच में ग्रोथ को पटरी पर ले जाने या उसको रफ्तार देने के लिए, और इंडस्ट्री अपनी तरफ से क्या ऑफर कर रही है, क्या कर सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिवनेस का दो एस्पेक्ट है। एक तो इंडस्ट्री अपने तरफ से इंटरनली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जैसे कि स्केल ठीक होना चाहिए, अंदर एफिशिएंसीज होना चाहिए, ये इंडस्ट्री को अपने आप करना है। और दूसरा है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक बहुत बड़ा अंश है। अच्छा, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलेटरी ईज होना चाहिए, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कहते हैं, ईज ऑफ, लेकिन वो सिर्फ ये परमिशन और ये सब नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। जैसे कि बार बार रेगुलेशन चेंज करना, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रेगुलेटरी स्टेबिलिटी चाहिए कि 5 साल के लिए ये एक रेगुलेशन चलेगा, तो इससे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा सुविधा होता है, कि प्लानिंग के लिए ये अच्छा होता है। तो इंडस्ट्री को यही चाहिए, और तो मतलब सब्सिडी और ये सब नहीं चाहिए। और एक सेक्टर जहाँ पे सुधार चाहिए, ये पावर सेक्टर है। इंडिया में पावर सेक्टर, पावर कॉस्ट काफ़ी हाई है इंडस्ट्री के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है, इसीलिए इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। तो ये सब अगर सुधार आ जाए तो इंडस्ट्री मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम कर सकेगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकेगा, और ये सब ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उनके साथ इंटीग्रेट कर सकेगा। और अभी शॉर्ट टर्म में जो है, शॉर्ट टर्म में जो ये कोरोना के स्थिति में जो है, इसके लिए तो वहाँ कुछ ऐसे सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस्ड है, जैसे कि टूरिज्म की बात हुई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को ज़रूर सपोर्ट चाहिए अभी। तो ये शॉर्ट टर्म की बात है। और जैसे कि और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने के लिए, या एम्प्लॉयमेंट कम लॉस
कम करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री को कि जैसे कि यूके में काफी बड़ी तरफ से किया है कि जॉब लॉस प्रिवेंट करने के लिए इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट दिया है। ओके शिशिर, जो इंडस्ट्री चाहती है या वो जो ऑफर कर सकती है, लेकिन उसके बीच में एक और मैं कहूँ कि स्टेक होल्डर है, वो सरकार है, आरबीआई है, फिर बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पर किस तरीके की चैलेंज और उनके पास कितना एल्बो है? देखिए, जहां तक सवाल है कि सरकार का, देखिए सरकार एक नीति बना सकती है। रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? रिजर्व बैंक आपके लिए मॉनेटरी सिस्टम को इस तरीके से इंश्योर कर सकता है कि आपके जो पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, वो आपके लिए अवेलेबल हो सके। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच तालमेल कैसे बनता है, और उसी के बीच में एक समस्या ये भी आ जाती है, एक आशंका ये भी गर्मा जाती है कि रिजर्व बैंक तो कहता है कि भाई फंडिंग करो। आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स में, पिछले 2 बार की मीटिंग में काफी नीचे जो है वो पॉलिसी रेपो रेट को लाया गया, 115 बेसिस पॉइंट की कमी की गई, और इसके बाद यही उम्मीद जगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बैंक जो हैं वो लोगों को कर्ज देंगे। लेकिन आशंका इस बीच में आ गई, ये बहुत ज्यादा जो कर्ज दिया जा रहा है ये कहीं एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए। एनपीए बनेंगे तो फिर बैंकों की स्थिति और खराब होगी, फिर सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो उनको रिकैपिटलाइजेशन दे, तब जाकर के बैंकों की स्थिति बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सर्किल है, इस सर्किल से आप कैसे एक निकल सकते हैं और एक संतुलन बना सकते हैं। संतुलन बनाने के लिए आज जो सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि विदिशा जी ने कहा कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जहां पर 100 के लगभग में जो है कर्मचारी हो और जिनमें से 90% की तनख्वाह 15,000 से कम हो, उसके लिए 6 महीने तक 24% का वेज सपोर्ट दिया गया। क्या हम ये वेज सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं? और खास तौर पे अगर हम स्ट्रेस सेक्टर को दे तो इसके आपके दोनों पर्पज सॉल्व होंगे। एक, इंडस्ट्री का कैपिटल जो है वो आपको और किसी काम में लग सकता है, और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी की समस्या है उससे भी आप निपट सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, इसका ऐसा नहीं है कि आपको हजारों करोड़ रुपए में चला जाएगा। एक निश्चित दर पे भी आप, एक निश्चित रकम में भी आप ये सुविधा मुहैया करा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के अगर हम उपाय करें तो बैंकों के लिए भी आसानी होगी कि इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल दे ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े, इंडस्ट्री के लिए आसानी होगी कि वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करे, और इंडस्ट्री सरकार से सपोर्ट लेकर के लोगों को रोजगार देते रहे, और सरकार के लिए ये होगा कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो रोजगार बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस आरोप से भी वो बच सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके का हम सर्किल बनाएं तो शायद एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं। ओके, वेमानी सर, एक बहुत ही छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा लास्ट में आपका, चैलेंजेस के नजरिए से कहां पर थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशंस हमें रखने होंगे कि सरकार के लेवल पर? हाँ, तो एक इश्यू जो अराइज होती है इन दोनों में कहा है, पर और के हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए इन थिंकिंग अबाउट ट्रांजिशन पीरियड एंड द फ्यूचर। अब में यू हैव टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय डूइंग व्हाटएवर इज नेसेसरी। जो हमें फिलॉसफी में, आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली अनयूजुअल टाइम्स हैं। इसमें लोग डिस्कस करते हैं ये डिमांड फैक्टर है या सप्लाई, सब कुछ है, ये अनयूजुअल है, तो वो व्हाटएवर इट टेक्स। और दूसरे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लोग कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए, पर मेरा कहना है कि जो अनसर्टेनिटी वो अब है, अभी तो प्रोडक्शन है ही नहीं। जो कुछ है वो मार्च 31 से पहले करिए ताकि 31 मार्च से आगे 5 साल स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी कुछ ना करिए आप, अब करिए ताकि अगले 5 साल स्टेबिलिटी हो। अब तो सारे डर के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। आप बिग बैंग रिफॉर्म अभी कर सकते हैं बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट यू टुडे, what it will affect is for the next 5 years, and that is where madam's point comes in. Stability is for the future. I do not invest for today. मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं सोचता हूं कि मेरा अगले 5 साल क्या होगा। This is a very important point which I would emphasize. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल जितना ही, नमस्कार। Thank you.